हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। बच्चे आ जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले भाग की हम बात करते हैं। लास्ट भाग में हमने पढ़ा था कि डाइपोल वगैरह क्या होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, पोटेंशियल कितना जनरेट करता है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि अगर किसी डाइपोल को हम डिफरेंट जगह रखें तो उस पर टॉर्क या पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो देखो, सबसे पहले डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिंक कलर से दिखाया हूँ। पिंक तो नहीं है, पता नहीं क्या आप लोग को पता होगा, ये कलर लड़कियों को ज़्यादा पता होता है। ठीक है, देखो ये बच्चे जो कलर है, ये कलर किस कलर का लग रहा है, जो भी कलर हो। खैर, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जो भी कलर है ये, इसमें इलेक्ट्रिक, अरे यार, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली बच्चे, पिंक वाली, खैर पिंक ये है, पिंक कलर की जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो लाइंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैंने क्या बताया था, मैंने कांस्टेंट के बारे में आपको इतना बताया था कि डायरेक्शन भैया सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है, सारी लाइंस का, और उनके बीच का जो स्पेसिंग होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, स्पेसिंग चेंज हो रही है, मतलब कि यहाँ पर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस अगर दूर है तो मतलब वहाँ पर थोड़ा सा रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में डिक्रीज हो जाएगी, बट दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर रखें तो अगर इस पॉइंट पर आऊँ, एक डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो ये डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ हो गई। चूंकि दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पर भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी यहाँ पर, तो जितनी यहाँ पर उतनी ही यहाँ पर। तो आप एक चीज और जाने, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ध्यान रखें, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये चीज़ अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत सारा मतलब आसान हो जाएगा। चीज़ क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उसी डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव रखा, देखो कैसे फोर्स लग रहे हैं। तो डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, तो इस पर फोर्स F लग गया। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट है तो फोर्स इस पर लेफ्ट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू ई। Q ये भी है, Q ये भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक फोर्स F राइट में, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स बच्चे आप 0 रख सकते हैं। टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क होता है P क्रॉस ई, फार्मूला याद रख लो, टॉर्क इज P क्रॉस ई, और U क्या है, U इज अ माइनस P डॉट ई। E क्या है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और P क्या है, P इज अ डाइपोल, ठीक है, विथ वेक्टर। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन ध्यान से देखो, डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा भैया। क्यों? क्योंकि डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, डाइपोल की डायरेक्शन ये हुई, दोनों के बीच एंगल थीटा है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ रखोगे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, मॉड ऑफ ई साइन थीटा। ठीक है, इन द सेम मैनर इसको आप लिख सकते हो माइनस मॉड ऑफ ई कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये सब चीज़ें हमें पता चल गई, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। एक बहुत ही अच्छा सा ये फिनोमिना याद रखना, हम बच्चे जब भी डाइपोल को ऐसे रिलीज करते हैं ना, मतलब डाइपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रिलीज करें ना, तो हमेशा ये अपने आप को अलाइन करना चाहता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। या ध्यान रखना, आप अगर डाइपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के छोड़ दो तो ये हमेशा अपने आप को इसके अलॉन्ग लाना चाहता है। किसके अलॉन्ग? इसके अलॉन्ग। ठीक है, क्यों? आप ही सोचो, जब ये इसके अलॉन्ग आ गया, उस केस में P और E के बीच का जो एंगल होगा 0 हो जाएगा, और जैसे ही थीटा 0 हुआ तो टॉर्क बच्चे 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस PE। यही बच्चे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अभी आगे वो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये हमेशा जब भी हम इस डाइपोल को रिलीज करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आना चाहता है। ये स्टेटमेंट आप याद रखना, डाइपोल ऑलवेज टेंड टू अलाइन इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखना चाहता है। उसका रीजन ये है कि उस कंडीशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कोई भी चीज़
मतलब हमारे यूनिट्स में इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल केसेस, 2 केसेस की बात किया हूं मैं। कौन कौन से केस? एक तो है भैया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल, ये ग्रीन कलर वाला जो बड़ा सा दिखाया हूं, दिस इज डाइपोल। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाया हूं मैं, कैसे होता है, कैसे हम जज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मैंने डाइपोल रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स तो हमेशा 0 होता ही है, फोर्स, नेट फोर्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 0 होता है। रीजन यहाँ पर बता दिया, जितना ये लगता है उतना ही लगता है और नेट 0 हो जाता है। टॉर्क की बात करें, टॉर्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा, थीटा इज 0 देन टॉर्क विल बी 0। U की बात करें -P डॉट E, तो ये -PE cos थीटा। अब U की वैल्यू मिनिमम कब होगी? U की वैल्यू बच्चे मिनिमम तब होगी जब यहाँ पर चूंकि निगेटिव साइन लगा है, ध्यान से सुने, U की वैल्यू तो -PE cos थीटा है, तो U की वैल्यू मिनिमम कब होगी? मिनिमम तब होगी जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव साइन के साथ है, तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। 1 कब होगी? जब थीटा 0 होगा। तो इस केस में थीटा वैसे भी 0 है, तो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखें कि जब हम इसको 0 रखते हैं तो -PE आता है, यही मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि U मिनिमम करने के लिए आप ही सोचो, -PE cos थीटा है, ये मिनिमम कब होगा? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन लगा है, इसलिए ये वाला मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब हो सकता है? मैक्सिमम ये 1 हो सकता है, तो यानी मिनिमम वैल्यू -PE ही होगी। तो ये -PE आया, इसी को मिनिमम बोलते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर सेकंड वाले केस की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट में, डाइपोल हो गया भैया हमारा लेफ्ट में, तो थीटा कितना हो जाएगा? दोनों एंटी पैरेलल हो गए तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। ये अगर ऐसे है एक और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं ऐसे। ठीक, नेट फोर्स 0 समझ में आया होगा। टॉर्क की बात करें तो थीटा 180 है, तो साइन 180 रखोगे PE sin थीटा में, तो ये भी 0 आ गया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितना आएगा? इट विल -P डॉट E -PE cos थीटा। थीटा की वैल्यू पाई है, यानी cos पाई -1 होता है, -1 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस PE आएगा, और यही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इस केस में बच्चे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और इस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी चीज़ के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, मिनिमम मतलब उसकी एनर्जी बहुत मिनिमम है, तो स्टेबल रहता है। यही याद रखो कि किसी भी चीज़ की एनर्जी अगर मिनिमम हो तो वो स्टेबल कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो इसके पास मिनिमम है, दैट इज वाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और वैसे भी सोचो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, थोड़ा सा ऐसे डाइपोल को मैं ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है। तो मैंने डाइपोल को उठाया, ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जैसे ही ऐसे डिस्प्लेस करूँगा अगेन ये ऐसे आना चाहेगा, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में अगर मैं टॉर्क इस पर नेट फोर्स 0 है, टॉर्क भी इस पर 0 है, टॉर्क भी इस पर 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दूंगा ना, तो ये मूव नहीं कर सकता। सुनो पहले, जब ये ऐसे रखा है मतलब एंटी पैरेलल में, तो उस पर नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, तो ऐसे रखा रहेगा। ये कुछ ऐसी वाली कंडीशन है, ये वाली अनस्टेबल वाली, कि ये रखा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा भाग जाएगा। वही सेम ये है कि ये ऐसे तो रखा है, नेट टॉर्क नेट फोर्स 0 है, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेस करूंगा ना इसको, ये बच्चे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहेगा और ये भाग के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसके बाद बच्चे बात करते हैं फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट द डाइपोल बाय 180 डिग्री। ये आपके पास 30 सेकंड देता हूं मैं, आप इसको करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड के लिए ट्राई करें। ठीक है, तो चलो बच्चों, जिनसे हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ध्यान से देखें। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट द डाइपोल बाय 180 डिग्री। ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पिंक वाला, और ये येलो वाला, दिस इज डाइपोल। अब यहाँ पर बच्चे बात करें अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमसे पूछा है। ठीक है, कि हम इसको कैसे, चूंकि हमें पता है कि डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहता है। ठीक है, तो अगर हमें बोल रहा है ये 180 डिग्री भैया इसको घुमा दो। ठीक है, क्या कर दो? घुमा दो। ठीक है, रोटेट करो 180 डिग्री से। तो जब रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब कहने का ये है दोस्तों, मतलब कहने का क्या है, देखो हम इसको रोटेट करेंगे
तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसे 180 डिग्री। तो यार इसको अगर आप 180 डिग्री घुमा रहे हो तो घुमाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैंने घुमाया, तो आपसे पूछ रहा है वो घुमाने में कितना वर्क डन हुआ होगा। हमें एक ही फार्मूला याद रहता है जब भी वर्क की बात आए, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको बहुत ही धीरे 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 घुमा के यहाँ तक लाए, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी, फाइनल भी 0 थी। नहीं दिया हो तो यहाँ पर लिख लो बाई 180 वेरी स्लोली। अगर किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि सर ये कैसे पता चला, तो बच्चे क्वेश्चन में ये मेंशन रहना चाहिए कि इट इज दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, ओनली देन वी कैन अप्लाई दिस कि दैट डेल्टा के विल बी 0। बहुत ही स्लोली ले जा रहे हैं तो डेल्टा के 0 हुआ। यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे दिख रहा है और एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है भैया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स। क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। याद होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो वही मैंने इस जगह माइनस ऑफ डेल्टा यू रखा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी डेल्टा यू, ठीक है। वैसे ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट फिर भी कोई बच्चा अगर भूल जाए तो वो इस तरीके से हल निकाल सकता है। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल की अगर हम बात करें तो इनिशियल एंगल बिटवीन बोथ इज 0 और फाइनल एंगल हो जा रहा है जब आप थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। पहले दोनों पैरेलल थे तो दोनों के बीच का एंगल इतना था, बाद में एंगल इतना हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, माइनस पी डॉट ई मतलब मॉड ऑफ ई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा, यू इनिशियल हो जाएगा पी ई विथ माइनस साइन इंटू इनिशियल कॉस थीटा मतलब 0 तो 1 हो जाएगा, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई। और फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस पाई। कॉस पाई क्यों, क्योंकि फाइनल में जो एंगल हो गया दोनों के बीच दैट इज पाई, ठीक है। तो कॉस पाई यानी -1, कॉस पाई की वैल्यू -1 ही तो होती है, तो प्लस पी ई हो गया। तो यू फाइनल इज पी ई माइनस यू इनिशियल कितना है, माइनस पी ई। तो यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वैल्यू 2 पी ई। व्हाट इज पी, पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्यारा सा बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे यार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर आ जाता है, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अभी तक तो हमने देखा कि डाइपोल को हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स 0 था, बट अगर हम डाइपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखें, किसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या फोर्स लगेगा। तो वेरिएबल का फार्मूला ये वाला है, ठीक है। वैसे भी देखो कैसे ये क्यों आना चाहिए, P क्या होता है, P होता है Q इंटू डी, ठीक है, और E बाई R भी एक तरीके से डिस्टेंस है, तो डी डी देखो Q इंटू ई, यूनिट से तो ये फार्मूला सही है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो P इंटू डी ई बाई डी आर, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा, P इंटू डी ई बाई डी आर, ठीक है, P इंटू डी ई बाई डी आर। फार्मूला तो यार याद रखना पड़ेगा, मैं कैसे हेल्प करूँ आपकी, बताओ फार्मूला याद करने में कैसे, मतलब रटाऊँ कैसे, इतना भी टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपको खुद से रटना ही पड़ेगा। P इंटू डी ई बाई डी आर। एक यहाँ पर पूछा फाइंड फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पर एक छोटा सा साइज ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, साइज ऑफ डाइपोल इज स्मॉल, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर एक छोटे साइज का डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट p है रखा हुआ है, तो इस पर ये फोर्स पूछ रहे हैं। तो आप सोचो, आप एक चीज सोचो कि देखो हमारा इसके कारण बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर KQ बाई आर स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये चार्ज। हमें पूछा है कि फोर्स डाइपोल पर ये कितना अप्लाई करेगा, तो मैंने देखा कि सर ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल या कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे सर ये चार्ज है, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँ और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। आप चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। तो यही r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वेरिएबल, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, फोर्स का फार्मूला ऑन डाइपोल
फोर्स ऑन डाइपोल इज DE/dr, ठीक है। तो इसका डाइपोल P है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रही है KQ/r², और हमें पता है KQ/r² इज वेरिएबल, तो ये हो जाएगा P KQ इंटू -2/r³, ठीक है। तो -2K PQ/r, यार ये r³ हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक। तो ये बच्चे उस पर फोर्स लग रहा होगा, किस पर, डाइपोल पर, ठीक है। कि डाइपोल पर इतना फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचो कि फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमें दिखा कि फोर्स जो डाइपोल रखा है वो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट पे नहीं रखा है, कांस्टेंट में होता तो जीरो हो जाता। हमें दिखा कि चार्ज के कारण इस डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो KQ/r² होगी, लेकिन ये इस साइड भी चेंज होती रहेगी, इस साइड भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। जब चेंज होती है तो हमें याद है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है डाइपोल पर, दैट इज दिस, करा, सिंपल सा आ गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा। एरिया क्या है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी, आप ये मुझे बताएं। कुछ बच्चों को शायद अभी तक लगता रहा हो कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन रियलिटी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे आप। कन्फ्यूजन होता है बट कोई बात नहीं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा के लिए याद रख लो। इसका जो डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन जो होता है एरिया का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस किस तरीके की हो सकती है, सरफेस हो सकता है क्लोज हो या हो सकता है ओपन हो। फिर से सुने, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। क्या, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। सरफेस किस तरीके का हो सकता है, एक तो क्लोज हो सकता है, एक तो ओपन हो सकता है। क्लोज डिस्क है, डिस्क का जो सरफेस है वो ओपन होता है, ठीक है, वो किसी को ढकता नहीं, मतलब डिस्क का जो सरफेस है ओपन है, ऐसे डिस्क टाइप का होता है। स्फीयर ऐसे क्लोज होता है आपस में, ठीक है, ऐसे मतलब उसका सरफेस ऐसे क्लोज कर लेता है, तो इसलिए स्फीयर हो अगर तो उसको क्लोज सरफेस, उस टाइप के एरिया को हम क्लोज सरफेस की तरह ट्रीट करते हैं। और ऐसे डिस्क टाइप हो या रिंग टाइप हो, उसके एरिया को बच्चे हम ओपन सरफेस बोलते हैं। आई होप डिफरेंस क्लियर होगा। ये ओपन होता है मतलब दोनों तरफ से, जबकि ये ऐसे अपना सरफेस को ऐसे क्लोज कर लेता है, दैट इज वाई दिस इज क्लोज सरफेस, दिस इज ओपन सरफेस। ये वाला हमेशा ट्रू है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर ये सरफेस है, ये डिस्क का सरफेस है, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो एरिया सरफेस ही हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया के परपेंडिकुलर ले लिया, एरिया के परपेंडिकुलर, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, डिस्क है, एरिया की डायरेक्शन ऐसे ये होगी, पेन की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। बोलोगे कुछ बच्चों को आएगा सर परपेंडिकुलर ये है, ये भी तो है, हाँ बिल्कुल है, आप चाहे ये ले लो चाहे ये नीचे वाला ले लो, लेकिन एक क्वेश्चन में अगर आपने ऊपर मान लिया तो पूरे क्वेश्चन में ऊपर ही मानते रहेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। एक क्वेश्चन में अगर आपने नीचे मान लिया, किसी एक क्वेश्चन में मान लो एरिया किसी ने गलती से नीचे गलती से क्या मतलब मान ही सकते हैं, नीचे की तरफ मान लिया, तो आप पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन एरिया की डायरेक्शन हमेशा ऐसे नीचे मानेंगे, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर, दिस इज सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होती है। क्लोज सरफेस ये है, सरफेस ऐसे है क्लोज, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया, यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पर सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो क्लोज सरफेस हो या फिर इस तरीके का ओपन सरफेस हो। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक सरफेस है, प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, जो कि एक्स जेड प्लेन में लाई कर रही है। आई होप एक्स जेड प्लेन का मतलब समझ में आता होगा आपको कि ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसी प्लेन में ये लाई कर रही है। ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फाइंड द एरिया वेक्टर, आपको बोला है एरिया वेक्टर पाने को, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट। तो आप मुझे बताओ एरिया क्या होता है। एरिया वेक्टर होता है बच्चे, कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन से ही बनता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों से बनती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड अगर बोला जाए आपसे, तो मैग्नीट्यूड तो बहुत इजीली बता दोगे, बोलोगे सर ये वाली लेंथ 5,5,0 अगर इसका कोऑर्डिनेट है तो ये लेंथ 5 हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0,4, तो मतलब ये वाली लेंथ 4 हो जाएगी। रेक्टेंगल है ही, तो रेक्टेंगल का एरिया इंटू लेंथ होता है, तो इसका जो एरिया होगा मैग्नीट्यूड एरिया का, दैट विल 5 × 4 यानी 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी,
डायरेक्शन आप बताओ। डायरेक्शन हमेशा बच्चे सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। पहली बात ये एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये किस प्लेन में लाई कर रही है? ये जो सरफेस है ये एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, और एक्स जेड प्लेन की जो भी परपेंडिकुलर होता है वो वाई होता है। ठीक है, एरिया देखो, एरिया एक्स जेड प्लेन में ऐसे लाई कर रही है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ही होगा, और वाई एक्सिस को हम जे कैप बोलते हैं। तो दिस विल बी जे कैप। कुछ बच्चे को आएगा सर हम नीचे भी तो मान सकते हैं, मतलब आपने बोला था कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सरफेस से ये ले लिया, इसके परपेंडिकुलर जे हम नीचे मानेंगे माइनस जे, तो बिल्कुल वो भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर ऑफ दिस जो भी प्लेट है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो एरिया का हमने इतना देर 2-3 क्वेश्चन में झालमेल किया, वो उसका सारा का सारा पर्पस इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, अगर सरल शब्दों में समझें, ये तो फार्मूला है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट ही फ्लक्स कहलाता है, ये तो फार्मूला है। सरल शब्दों में समझें अगर फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। फिर से सुन लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को कोरिलेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया। तो किसी एरिया से अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं तो ज़्यादा फ्लक्स, कम इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही हैं तो कम फ्लक्स, ये एरिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं तो फ्लक्स आएगा। लेकिन अगर ये एरिया है, ये ऐसे सरफेस है और इससे ऐसे इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन पास हो जा रही हैं, तो फिर कोई इस एरिया से तो कोई पास ही नहीं हो रही, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स को अगर सरल शब्दों में समझें तो किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जितनी ज़्यादा पास होंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स आता है। ठीक है, फार्मूला है ई डॉट ए। ठीक है, छोटा सा एरिया लिया, उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो उसका फ्लक्स d फाई आया। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा एंड इट विल बी ई डॉट डी ए। अब यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को भैया हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया इंटीग्रल, तो ई डॉट ए हो गया आपका फार्मूला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप ई डॉट ए का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो ई डॉट डी ए का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे 3 एरिया मैंने लेके समझाया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बच्चे एरिया है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ये कोई डिस्क या रिंग है ऐसे, तो एरिया की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया कि किसी भी एरिया से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो उसका उतना ही ज़्यादा फ्लक्स आता है। तो यहाँ पर आप देख के ही बता सकते हो कि सर एरिया तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल पास हो जा रही हैं, एरिया से गुजर ही नहीं रही हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ये तो आपको समझ में आया होगा कि एरिया से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो उतना ज़्यादा फ्लक्स आता है, एक भी लाइंस ना पास हो तो 0 फ्लक्स। वो तो हम देख के ही समझ गए, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करना हो प्रॉपरली फार्मूले से तो कैसे करेंगे? पहले वाले में अगर हम ध्यान से देखें, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे इसके पैरेलल पास हो जा रही हैं। किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है उस सरफेस के, ये सरफेस है तो इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, तो अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर है, लाइंस ऐसे हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हमें पता है फ्लक्स, यहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो फार्मूला होता है दैट इज ई डॉट ए, यानी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो पहले वाले केस में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। तो पहले केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा जैसे ही 90 डिग्री हुआ, पहले केस में थीटा 90 डिग्री हुआ दोनों के बीच का एंगल, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 90, तो फ्लक्स 0 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं ये वाला। इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस अगर एरिया से पास हो रही हैं तो ऑब्वियस है फ्लक्स आएगा। यहाँ पर हमने देखा
एरिया की डायरेक्शन ऑब्वियस है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर दी है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो एरिया और अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दूसरे वाले केस में जो थीटा होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है, थीटा अगर 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 0 और ये आके आ जाएगा ई ए। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं। थर्ड में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास कर रही है, ठीक है, विथ एट सम एंगल। ठीक है, एरिया हमें पता है परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ठीक है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एरिया वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, 60, तो ई ए कॉस 60 हो जाएगा। फ्लक्स एंगल क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ही थीटा होता है, तो थीटा विल बी 60 डिग्री एंड फाई विल बी ई ए कॉस 60 एंड इट विल बी ई ए बाई 2। बहुत ही सिंपल सा था। कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे, ये वाला एंगल बोल देंगे 30 है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो थीटा की वैल्यू 30 रख देते हैं, गलत हो जाता है। हमें बच्चे एंगल सरफेस और इसके बीच नहीं देखना है, हमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच देखना है एंगल, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल 30 है, मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो आपको एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल रखना है, तो ये cos 60 रखा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और हमारा आंसर आ गया। बच्चे कोई ऐसा 3D ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, दिस इज बेसिकली ए 3D ऑब्जेक्ट, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास होता है टोटल, इसके थ्रू जो फ्लक्स टोटल पास होता है उसका वैसे क्या करते हैं हम, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना, तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट वगैरह करके हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। बट सरल शब्दों में हमें समझना है, हमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन में नहीं घुसना। 3D ऑब्जेक्ट हो, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसके थ्रू, डायरेक्ट क्या करें, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें फ्लक्स क्या पता है, फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो फ्लक्स हमें डायरेक्ट लिख देना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। 3D ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टेड एरिया का यूज करें और आपका फ्लक्स उसके थ्रू आ जाएगा, ये बशर्ते इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वैसे आपके मतलब इतना टफ पूछेंगे भी नहीं कि मतलब ये वेरिएबल बना के दे दें, जनरली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पूछेंगे तो आप उसका इजीली आंसर कर पाओगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता हो सर, तो 3D ऑब्जेक्ट हो तो उसके थ्रू अगर फ्लक्स निकालना है तो हमें पता है फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर देंगे। 3D ऑब्जेक्ट के लिए इतना ध्यान रखेंगे, इट इज़ प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया किसी भी स्फेरिकल शेप का कितना होता है, प्रोजेक्टेड एरिया मैंने कई बार बताया भी है कि किस तरीके से, जैसे जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लें, प्रोजेक्टेड एरिया कोई भी शेप लो, उस पर लाइट फॉल करो, जो इमेज दीवार पे बनती है वही बच्चे उसका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाता है। ठीक है, जैसे इस पर लाइट अगर फॉल कराऊं तो पीछे अगर दीवार लगाऊं तो ये एक तरीके से सर्कल दिखेगा, तो इसीलिए मैंने सर्कुलर एरिया πr² लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इज फ्लक्स थ्रू द 3D ऑब्जेक्ट, बशर्ते इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, यहाँ पर देखो XY प्लेन में एक एरिया दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है। ठीक है, हमसे फ्लक्स पूछा है, हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फ्लक्स का फार्मूला है दैट इज E डॉट A। एरिया का केवल इन्होंने मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन तो बताया ही नहीं। हमें पता है कि एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो सरफेस हो गई, ये तो सरफेस हो गई, ये जो डॉटेड है मतलब जो शेडेड है, एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अगर ये लाई कर रहा है XY प्लेन में, ये जो एरिया है ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है, Z डायरेक्शन होता है, यानी एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, Z डायरेक्शन में होगी। फिर से सुने, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, या सरफेस है यानी एरिया इसके परपेंडिकुलर होगी। ये XY प्लेन है और XY प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, Z होता है, तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड पता है 10 और इसके परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, Z डायरेक्शन, यानी K कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2I माइनस 3J प्लस 2K कैप डॉट 10K कैप। तो देखो I डॉट K करोगे 0 हो जाएगा, J डॉट K 0, K डॉट K 1, तो ये हो जाएगा बच्चा 20। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है बच्चे वो आप लिख लें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर गुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं अपन। गॉस लॉ की अब बात करते हैं। गॉस लॉ पढ़ाने का मतलब होता है, मतलब उसके पहले फ्लक्स हमें पढ़ना होता है, इसलिए हमने उसको बच्चे पढ़ा। फ्लक्स से डायरेक्ट भी क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं कभी कभी। गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस बोल दो, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, टोटल फ्लक्स जो क्लोज सरफेस के थ्रू होता है वो टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक क्लोज सरफेस ली, इसी को गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी बच्चे होती है, उसको हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी कोई सरफेस ले लिया। जैसे यहाँ पर बहुत सारे चार्ज रखे थे Q1, Q2, Q3, Q4, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हमें टोटल फ्लक्स अगर देखना हो तो हाँ, गॉस साहब ने बताया कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस केवल और केवल Q1 और Q2 पर डिपेंड करेगा, जो भी बाहर इस सरफेस के हैं उन पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इनसाइड कितना हो जाएगा, इट विल बी टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनसाइड कितने हैं, केवल Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा याद रखो कि गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस जितना इनसाइड में चार्ज हो बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे यहाँ पर एक सरफेस है, इसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, मैंने इसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रखा, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि चार्ज इनसाइड इज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? कुछ बच्चों को लगता है कि फाई होता है E डॉट ए, फाई होता है E डॉट ए, तो अगर फाई ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, और बच्चे वो बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्लक्स जीरो हो, ज़रूरी नहीं कि फ्लक्स जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाए। क्यों? जैसे फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है यार E A cos 90। अगर ये जीरो हो रहा है, अगर फ्लक्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि इट इज़ नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो हो और इसकी वैल्यू 90 हो जाए, मतलब cos 90 हो जाए, तो भी तो जीरो हो सकता है ना फ्लक्स। तो ज़रूरी नहीं कि अगर फ्लक्स जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और फाई होता है हमारा E डॉट ए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स तो भैया पक्के से जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या फ्लक्स जीरो होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना मस्ट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि फ्लक्स इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो दिख रही है, इट इज़ नॉन जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट फ्लक्स इज जीरो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, एग्जाम्पल भी देखिए मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है, तो यहाँ पर एक्चुअली फ्लक्स अलग अलग जगह कैलकुलेट करते हो आप E डॉट ए लेके, तो नेट उसका जीरो आता है। ठीक है, देखो तीन सिचुएशंस मैंने बनाई हैं, तीन सिचुएशन बनाई हैं। एक ऐसे ये हेमिस्फीयर है, तीनों के तीनों हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है। इसके थ्रू टोटल फ्लक्स पूछा गया है। टोटल फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर हमें पता है टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है टोटल फ्लक्स। इसके अंदर टोटल चार्ज Q है तो इट विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आए, यहाँ पर जो चार्ज है वो आउटसाइड है, इस हेमिस्फीयर के आउटसाइड है, तो चार्ज Q इनसाइड कितना हो जाएगा? हमें पता है फ्लक्स इज टोटल फ्लक्स इज Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज इनसाइड ना हो कि इस सरफेस के बाहर है, इसलिए इनसाइड तो जीरो हो गया चार्ज, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये चार्ज बीचों बीच रखा हुआ है, इस तरीके से बीचों बीच रखा हुआ है। फार्मूला हमें पता है चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये बीचों बीच रखा हुआ है। आधा चार्ज तो अंदर लाई कर रहा है, आधा चार्ज तो अंदर लाई कर रहा है और आधा चार्ज बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ये कि आधा चार्ज अंदर लाई करे, आधा चार्ज बाहर लाई करे। तो हमें चार्ज इनसाइड से मतलब होता है टोटल चार्ज अगर Q है तो आधा अगर अंदर है और आधा बाहर है, तो अंदर वाला क्या होगा? Q बाई 2, तो Q इनसाइड इज Q बाई 2, तो ये हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन बच्चों आते हैं। आप बहुत ही ईजिली, अगर आप ध्यान से फार्मूले पढ़े हैं तो बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, बट ये ऐसे इतना सिंपल तो नहीं आएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, इस टाइप का आ सकता है। देखो यहाँ पर एक क्यूब है जिसकी साइड A है,
इसके एक फेस इसको बोलोगे क्या, साइड बोलोगे ना, फेस साइड वगैरह में डिफरेंस आई होप पता होगा, साइड ये होता है, फेस ये होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसके एक साइड से एक लैम्डा जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो बच्चे पास हो रहा है, ठीक है, वो बच्चे पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस पूछा है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब पूछा है, तो आप क्या बताओगे? टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब हमें क्या पता है? टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब पता है हमें कि चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो फेस वाला होता है, आपने अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आपको आइडिया होगा कि जो फेस वाला होता है ना वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे? देखो, वैसे यार बहुत ही लंबा प्रोसेस है बताने का, बट फिर भी देख लो, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मान लो घर बने हुए हैं ऐसे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, ऐसे घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये वाला जो होगा, ये वाला मतलब आई होप क्लियर होगा, 3D में दिख रहा होगा, ये वाला जो होगा ये कितने पार्ट में कितने के साथ शेयर कर रहा होगा? ये वाला बच्चे, ये वाला जो लाइन होगी ये एक तो इसके साथ शेयर कर रही होगी, ठीक है, इस वाले घर के साथ, यही वाली लाइन इसके साथ भी शेयर कर रही होगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यानी यहाँ वाला जो पिलर होगा कुछ पार्ट इसका 4th वाले में होगा, कुछ 1 में, कुछ इस 2 में, कुछ 3 में, ठीक है। तो जो पिलर होता है, अगर ऐसे आप 3D में जब इमेजिन करोगे तो ये बच्चे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये शेयर कर रहा होगा, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये चूंकि 4 पार्ट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये लीनियर चार्ज जो होगा ना, जब भी साइड से पास होगा तो इसका केवल 1/4 पार्ट इसके अंदर होगा, ठीक है। अभी आप बड़ा सा बनाकर देखोगे ना, अभी आप जब बड़ा से बनाकर देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब अगर टॉप से देखोगे ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा ये साइड, मतलब टॉप से देखोगे तो टॉप से ऐसे आपको दिखेगा, ये क्यूब है साइड ए का, और इसकी एक साइड पर एक वायर ऐसे रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना के वायर दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने टॉप से देखा, इसकी एक साइड से ऐसे वायर जा रहा है, मेरी आंखों में ऐसे इनफाइनाइट आ रहा है, वायर को मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया जानबूझ के ताकि आप समझ पाए। अगर टॉप से मैं देखूं तो मुझे दिखा कि इस साइड से एक ऐसे वायर मेरी आंखों में आ रहा है, तो उस वायर का ऑब्वियसली केवल 1/4 पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा, ठीक है। और टोटल इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का चार्ज, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो ए लेंथ का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा ए, टोटल इसका लैम्डा ए हो जाएगा। तो जब ये लैम्डा ए हो गया, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, आई होप ये वाला एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करेक्ट होकर, 2 एक्सप्लेनेशन मैंने दिए, एक ये वाला आई थिंक ज़्यादा सही है, ठीक है। कुछ बच्चों को हो सकता है ये ज़्यादा समझ में आया हो, तो आप जो आपको पसंद आए नोट कर लेना। क्यू इनसाइड की बात करें तो देखो, ये जो टोटल चार्ज है क्यूब के अंदर, ये है बच्चे लैम्डा ए टोटल, लेकिन ये अंदर कितना लाई कर रहा है? अंदर केवल 1/4 लाई कर रहा है, तो इट विल बी लैम्डा ए बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, इसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया कि अगर साइड पर चार्ज हो, अब मान लो इसके एक कॉर्नर पे हो, ठीक है, एक क्यूब है, उसके एक कॉर्नर पर एक चार्ज क्यू रखा है, बोला है टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितना होगा, और अलग अलग सरफेस के थ्रू भी पूछा गया है। अलग अलग सरफेस मतलब इसमें कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं, 6 होती हैं, मैं कम बोल रहा हूँ, 6 ही तो दिखती हैं मुझे, 4 आसपास वाली, 2 एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6 फेसेस होती हैं। सारी फेसेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा? तो यार देखो, सबसे पहले तो आइए टोटल का देख लेते हैं, टोटल के थ्रू कितना पास होगा। तो टोटल फ्लक्स को तो हमें गॉस साहब ने बताया था कि भैया क्यू इनसाइड देख लो, बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपका आ जाएगा टोटल फ्लक्स। यहाँ पर चार्ज क्यू रखा है, लेकिन ये चार्ज बच्चे इनसाइड कितना होगा, क्यूब के अंदर कितना लाई करेगा, ठीक है। अभी इसी को बड़ा मैं बनाऊं, थोड़ा सा बड़ा बना के अगर आपको दिखाऊं, वैसे यार इतना करने का अपने पास टाइम है नहीं, बट फिर भी आपको फील हो रहा होगा कि अगर बड़ा दिखाऊं तो काफ़ी पार्ट इसका क्यूब के बाहर लाई करेगा, कुछ ही पार्ट बच्चे क्यूब के अंदर लाई कर रहा होगा। तो आपने शायद फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और उसके अलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बच्चे जो कॉर्नर पे होता है ना, जो कॉर्नर पर एटम हो, उसका जो योगदान रहता है दैट इज़ ओनली 1/8, ठीक है। 1/8 का मतलब क्या होता है कि जो कॉर्नर पर होता है एटम हो या फिर चार्ज हो,
वो इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर केवल 1/8 लाई करता है। यानी यहाँ पर जो क्यू इनसाइड आप बोलोगे, जो यहाँ पर चार्ज इनसाइड आएगा, दैट विल बी ओनली Q/8। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर कि आपका ये केवल 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर लाई करेगा, तो इट विल बी Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड किया, Q/8 पुट कर दिया। ये तो आ गया टोटल फ्लक्स। अब एक एक फेसेस के थ्रू भी निकालना है, उसके लिए ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले के थ्रू देखें, पहला तो देखो यार, जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, ऐसे सरफेस के पैरेलल चली जाएंगी। आप ही सोचो, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी इस सरफेस से ऐसे नहीं चली जाएंगी, ऐसे नहीं चली जाएंगी। तो मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल चली जाए तो उनके फ्लक्स का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स तब होता है जब किसी सरफेस के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास करे। तो जितनी ज़्यादा किसी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन पास करेंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स। एक एग्जांपल हमने लिया था कि ऐसे एरिया दिखाया और इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास कराया। उस केस में देखो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन जब सरफेस से पास ही नहीं कर रही है, सरफेस के घुस ही नहीं रही है सरफेस में, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर ये ऐसे कॉर्नर पर रखा रहेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और इस सरफेस के तो ऐसे पैरेलल गुजर जाएगी, पैरेलल ऐसे गुजर जाएगी। तो इसीलिए पहला, इसके थ्रू भी, ये जो पहला है इसके थ्रू भी जो लाइंस होगी पैरेलल गुजर जाएंगी, इसलिए इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, 0 होगा। 2 के थ्रू भी 0 होगा। और ये जो आगे वाली फेस है, जो फ्रंट वाली फेस है, जिसको 5 नाम दिया है, ये डॉटेड से दिखाया है, इसका मतलब रियर फेस है। एक फ्रंट फेस 5, रियर वाली 6। तो चार्ज यहाँ पर है तो भी इसकी जो इस वाली फेस की जो फ्रंट वाली फेस है उसके पैरेलल गुजर जाएगी, तो उसके थ्रू भी 0 होगा। यानी 5 के थ्रू 0 हुआ, 3 के भी पैरेलल गुजर जा रही है और 1 के पैरेलल, यानी 1, 3, 5 के लिए 0 हो गया। ठीक है, बची कौन कौन सी फेसेस? बची 2, 4, 6। ठीक है, और क्या होता है बच्चे, चूंकि इनके थ्रू 0 हो गया है, ठीक है, और जो बची हुई फेसेस होती हैं उनके थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये तो हो गया। और ये जो Q2 होगा इसको आप फाई नॉट मान लो, Q4 के थ्रू फाई नॉट और Q6 के थ्रू फाई नॉट। 4, 6 वगैरह के थ्रू तो आएगा ही। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ, ये IOP, इसको थोड़ा सा हटा दूँ ताकि 4, 6 वगैरह आपको दिख पाए। ठीक है, देखो अब 4 की बात करें तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, 4 में देखो इंटर कर ही रही हैं। ठीक है, इंटर कर ही रही हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इंटर करेंगी, लेकिन इस सरफेस के तो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, 4 के थ्रू भी जा रही हैं। और कौन सा? 2 कहाँ है? 2 यहाँ पर है। यहाँ से जो लाइंस निकलेगी देखो 2 में भी जा रही हैं। ठीक है, 2 में जाएंगी तो 2 के भी थ्रू फ्लक्स आएगा। 4 की बात करें, 4 में जा ही रही हैं। 6 कहाँ है? 6 पीछे है, पीछे वाले में तो जाएंगी ही। ठीक है, ऐसे जाएंगी ही, दिखेगा नहीं, 3D में नहीं है। ठीक है, 6 में जाएंगी। फील करो कि चार्ज यहाँ पर है तो ऑब्वियस है, जो जैसे एक क्यूब है इस तरीके से, मान लो ये वाली रियर फेस है, ये यहाँ पर चार्ज रखा है, ऑब्वियस है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के इस वाले फेसेस में तो जा ही रही है। लेकिन जो ये सामने वाला फेस है, चार्ज यहाँ था, फेस ये है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे पैरेलल चली गई, इसलिए फ्रंट वाले के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं आया। थोड़ा सा इमेजिन करना, आपको फील होगा। तो ये चूंकि तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो 5 टोटल की जगह आप टोटल में किसका योगदान है? केवल इन सब का तो 0 हो गया, तो टोटल में हो जाएगा बच्चे ये Q2 प्लस Q4 प्लस Q6 इज इक्वल टू टोटल, दैट इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो 5, 2, 3, 4, ये इसको फाई नॉट माना है हमने, तो ये 3 फाई नॉट हो जाएगा और इट विल बी Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो ईच सरफेस के थ्रू हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे सबका आप फिल कर लीजिएगा, और यही सिंपल सा इसको लॉजिक है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल फार्मूला पता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल कुछ इस तरीके से बताया था मैंने, जैसे आइसक्रीम होती है, कोन वाली आइसक्रीम, उसको बोलते हैं ये वाला एंगल, दिस एंगल। ये सॉलिड एंगल होता है, 3D में होता है। ये वाला एंगल 2D में होता है, दिस एंगल इज इन 3D। ये एंगल, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये वाले एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सर्कल की बात करें, हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया जो कि 2D में होता है, क्योंकि ये 2D वाला सिस्टम है। इसका अगर हम टोटल एंगल देखना चाहें सर्कल के लिए, तो टोटल आर्क हमने ले लिया जो कि 2πr होता है सर्कल का, रेडियस से डिवाइड किया 2π आया, ये टोटल एंगल।
ये प्लेन एंगल है, सर्कल के लिए प्लेन एंगल इज 2 पाई। अब हम 3D में आते हैं फॉर द सॉलिड एंगल। इसके लिए हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर की रेडियस r मानी, ठीक है, और हमें पता है कि जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज एरिया, दिस टोटल एरिया, स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो ये 4 पाई आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज सॉलिड एंगल। मतलब ये सॉलिड एंगल यानी स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है 4 पाई होता है चारों दिशाओं में, ठीक है। ये सॉलिड एंगल 2D में नहीं है, 3D में है, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे चारों तरफ जो कवर करेगा दैट एंगल इज 4 पाई। यानी अगर पूरा ऐसे कवर करना हो पूरा एंगल, जैसे 2D में हमें 2D को पूरा कवर करना होता है 2 पाई चलना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर पूरा तीनों दिशाएं, चारों दिशाएं बोल रहे हैं, चारों दिशाएं जो भी हैं सब पूरा 3D को कवर करना है तो सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। 4 पाई मतलब चारों तरफ ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पर सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन बताया गया है, ठीक है। कई बार जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है इस तरीके से, ये आपका बच्चे इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। ये एंगल है प्लेन एंगल। अब ये जो ये वाला सॉलिड एंगल अगर प्लेन एंगल दिया हो तो देखो सॉलिड एंगल ये है, ये वाला, ठीक है। और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना हो सॉलिड एंगल को, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना हो ये वाला, तो इसको रिप्रेजेंट तो ओमेगा से करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या है, इसका प्रूफ होता है बट प्रूफ हम नहीं करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा इज दिस एंगल, ठीक है, सेमी प्लेन एंगल, ये वाला एंगल अल्फा है, पूरा मत ले लेना, ठीक है। कई बच्चे पूरा ले लेते हैं, पूरा नहीं, अल्फा ये है, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बोला कि इस तरीके से एक सरफेस है, ठीक है, दिख ही रहा होगा ये कोन है, तो आपका ये सॉलिड एंगल हो जाएगा, ये कोन दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये स्लैंट हाइट है और एक कोन का बेस है जिसका रेडियस r है, तो ये वाला सॉलिड एंगल आपको बताना है कितना होगा। तो ये सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमें पता है सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज दिस प्लेन एंगल, ठीक है। तो अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल से पता चल रहा है बेस अपॉन हाइट, ठीक है। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा होता है बच्चे हमारा बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो ये 4 है, ये 4, तो यहाँ से करेंगे आप तो 4 1 5 √5r हो जाएगा, यही तो होगा 4r स्क्वायर प्लस r 5, तो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 2r अपॉन √5। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 2 पाई इन ब्रैकेट कॉस अल्फा वैल्यू 2 बाई √5, दिस विल बी दिस सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द डिस्क ऑफ रेडियस r, ठीक है। देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज बेसिकली एक चार्ज ऐसे रखा होगा, ठीक है, प्लस क्यू का, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में जाती हैं, चारों डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टोटल फ्लक्स देखूँ, यहाँ ऐसे कोई इमेजिनरी सरफेस लूँ तो टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस विल बी क्यू इनसाइड जो भी है बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बोला है अगर ये ऑब्वियसली ये टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस कर रहा होगा चार्ज वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, अपने चारों दिशाओं में ऐसे टोटल जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पूछ रहा है फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क ओनली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखते हैं ये एक्चुअली क्या करेगा, ध्यान से देखो कि ये ठीक है, ऐसे जो एक इमेजिनरी सरफेस होगी उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स आएगा इसका, ये जो मैं डॉटेड लाइन से टोटल ये सरफेस दिखाया हूँ ये वाली, इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो टोटल सरफेस है उसका टोटल एंगल क्या होता है, टोटल ये जो स्फीयर होता है, स्फीयर का हमने सॉलिड एंगल देखा था, ये बेसिकली हमने कैसा क्या ड्रॉ किया है, ये हमने बच्चे एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है। तो उस पूरे स्फीयर के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यही एक चार्ज अंदर है। यानी हम बोल सकते हैं कि 4 पाई सॉलिड एंगल के थ्रू जो फ्लक्स है आपका दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है कि अगर पूरा का पूरा जो स्फीयर हमने लिया इमेजिनरी उसके थ्रू टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है
और पूरा स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज 4 पाई। हमने शुरू में कैलकुलेट करके देखा था कि पूरे स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होता है 4 पाई होता है। तो अगर टोटल 4 पाई सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स जा रहा है तो इतने से सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स जाएगा वही तो इसके थ्रू होगा फ्लक्स ना। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें इसके थ्रू फ्लक्स चाहिए, इसके थ्रू फ्लक्स चाहिए। तो हमें जब इसके थ्रू फ्लक्स चाहिए तो हमने डॉटेड लाइन से इसको मिलाया और हमने इसका सॉलिड एंगल देख लिया। टोटल 4 पाई सॉलिड एंगल में तो इतना फ्लक्स है, तो इतने सॉलिड एंगल में, तो एक सॉलिड एंगल में Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसको आप मान लो ओमेगा, तो ओमेगा के थ्रू कितना हो जाएगा, ओमेगा के थ्रू हो जाएगा 4 पाई सॉलिड एंगल के थ्रू इतना, 1 सॉलिड एंगल के थ्रू इतना, तो इट विल बी ओमेगा अपॉन 4 पाई। मतलब इसके थ्रू, इस इतने सॉलिड एंगल के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो इतना होगा, और वही इस डिस्क से जो भी पास करेगा उतना ही फ्लक्स इस डिस्क के थ्रू भी पास करेगा। तो ये पूछा था टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क ऑफ रेडियस आर। अब ये सॉलिड एंगल हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अगर ये हमें पता है सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है दैट इज 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब चूंकि ये अगर आर है, परपेंडिकुलर भी आर है, बेस भी आर है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियस है, अल्फा 45 हो गया। तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दो और आपका टोटल फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई, और इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा यानी 1/√2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 45 है। तो ये कट उठा के आपका जो आएगा दैट विल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, और इट विल Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, ठीक है। ये होगा टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमने क्या किया, हमने चार्ज देखा, चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो चारों दिशाओं में होगा, चारों दिशाओं यानी पूरे स्फीयर में जो फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और स्फीयर का हमें सॉलिड एंगल पता है 4 पाई होता है, यानी 4 पाई के थ्रू Q बाई एप्सिलॉन नॉट आपका फ्लक्स होगा। हमें चाहिए इस डिस्क में, इस डिस्क से रिलेटेड सॉलिड एंगल ये है, तो हमें पता है अगर 4 पाई के थ्रू इतना है तो इतने के थ्रू इतना होगा, तो इतने सॉलिड एंगल के थ्रू इतना होना चाहिए, और सॉलिड एंगल कैलकुलेट करके हमारा इजीली आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो देखो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने केवल फार्मूला पढ़ा, इनसाइड अगर आपको याद हो यहाँ पर फार्मूला हमने याद किया था, कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमने याद किया था, अगर इसकी डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे दूँ तो आप कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर था फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये फार्मूला हमने याद किया था, लेकिन आपने अब चूंकि गॉस लॉ पढ़ रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो सकती है। कैसे, आप क्या करो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे वहाँ पर एक ऐसे गॉसियन सरफेस बना लो, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या बोलता है, गॉसियन सरफेस बोलता है E डॉट A इज योर टोटल फ्लक्स, जो कि Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ये, ठीक है, फ्लक्स होता है E डॉट A, और E डॉट A होता है आपका फ्लक्स ही होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम ही चीज़ तो है। तो आपको यही करना है कि E डॉट A इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी ऐसे, और एरिया भी, चूंकि ये एरिया बताया था ना, एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है फॉर द क्लोज सरफेस, तो एरिया भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो E इंटू A कॉस 0 करोगे तो ये हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर टोटल कितना एरिया हो जाएगा, चूंकि एक हमने R रेडियस पे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस चूज किया है, दिस इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और इनसाइड कितना चार्ज होगा इसके, आप बताओ। हमें बच्चे, हमने जो सरफेस लिया है ना, ये जो सरफेस हमने लिया है, ये चूज किया है, इसी के अंदर केवल चार्ज देखना है। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम ओनली, तो रो और दिस वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, यहाँ R बचा। अब यहाँ से बाई एप्सिलॉन नॉट करना तो आप भूल ही गए, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
देखो सेम फार्मूला यहाँ से भी आ गया। तो जब भी इस तरीके का हो तो मतलब आप इस फार्मूले के थ्रू अगर आपको कभी निकालना हो तो गॉसियन जैसे फार्मूला तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, लेकिन बाई चांस फार्मूला याद नहीं है तो गॉसियन सरफेस का इस तरीके से यूज करके कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स हमें पता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर, और फ्लक्स ही होता है E डॉट DA। तो वही कह रहा हूँ E डॉट DA किया और Q, वहाँ से फार्मूला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसियन लॉ। फिर बच्चे टाइप ऑफ मटेरियल की बात आती है। टाइप ऑफ मटेरियल, 3 ही टाइप के मटेरियल हमारे सिलेबस में है, मतलब हमारे सिलेबस में तो 2 ही हैं। इंसुलेटर के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं, सेमीकंडक्टर तो पढ़ते ही हैं, कंडक्टर भी साथ साथ यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट पढ़ते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसा मटेरियल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव हो, मतलब लूजली मतलब बाउंड हो ही ना, फ्री टू मूव हो। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो, मतलब फ्री टू मूव ना हो, जैसे कि लकड़ी, कंडक्टर जैसे कि लोहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल आप जान सकते हैं। इंसुलेटर मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो, कंडक्टर जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो। सेमी कंडक्टर उन दोनों के बीच में आता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री टू मूव होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का कैटेगराइजेशन है, आई होप आपको याद रहेगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। एक कंडक्टर लिया मैंने, एक कंडक्टर लिया, न्यूट्रल कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। उसमें बच्चे मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। अब क्या होगा? अब हमें पता है ये कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे न्यूट्रल है। भले न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है Q नेट 0 होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। उसमें हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन हो और 5 ही प्रोटॉन हो, तो नेट 0 वैसे भी हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज ही नहीं है, चार्ज वहाँ पर होते हैं, नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो हमने जैसे ही बच्चे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो नारंगी कलर से दिखाया है ना, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये नारंगी कलर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने कंडक्टर के थ्रू अप्लाई किया। हमें पता है, क्या पता है हमें बच्चे? ये पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन पे तो फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उन पे फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ये बात आपको पता होगी, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर क्या होगा आप बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन हमें पता है उन पे फोर्स बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे, कहाँ? इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स स्पेस डायरेक्शन में लग रहा है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, तो चूंकि इन पे फोर्स लग गया तो यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस साइड हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, इसी को बच्चे इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ आ गए और ये वाले यहाँ चले गए पॉजिटिव वाले, तो यही इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। अब क्या होगा? अब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। क्या करते हैं? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। हमें पता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इंटर करती है। ये पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में इंटर करती है। तो अगर यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ और नेगेटिव यहाँ पर रख दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जनरेट हो जाएगी। तो वही सेम केस यहाँ हुआ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो इन जो इंड्यूस चार्जेस है बच्चे, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जनरेट कर दी। तो ये जो इस कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, इसी को हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्यों इंड्यूस्ड बोला? क्योंकि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस। उसके बाद अब क्या होगा? अब अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में देखो तो यहाँ पर एक तो बच्चे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक यहाँ पर इंड्यूस्ड भी जनरेट हो गई। यहाँ पर ध्यान देखो, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसी के अंदर वाली चीज़ दिखा रहा हूँ, यही चीज़ अंदर क्या हुआ वो दिखा रहा हूँ। एक एक्सटर्नल थी, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, ये बच्चे तब तक चार्जेस का ट्रांसफर होता रहता है, चार्जेस का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर ना हो जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ दिखा कि ये चार्ज हुआ। ठीक है, ये चार्ज हुआ,
इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब ये तब तक होता रहता है जब तक इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर ना हो जाए। तो एक टाइम ऐसा आता है होते होते कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाती है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बना देती है अंदर। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चे, जीरो होती है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखो यार इतना बताने का ऐसा कोई जरूरत नहीं था, ये थोड़ा था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, बट ठीक है थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इसके इनसाइड डिफरेंट पॉइंट्स है, इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है। अच्छा एक चीज उसके पहले जानो आप, ये ध्यान रखो हमेशा, क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखो। जैसे एक इंसुलेटर है, मैं बच्चे इसको चार्ज दिया, ठीक है, इसको मैंने चार्ज इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा दिया पूरे सरफेस पे, तो ये कुछ देर बाद वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि इसमें चार्जेस आर बाउंड, इसमें चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे कैसे ही रहा, ये इंसुलेटर की बात हो गई। लेकिन अभी एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसको हमने बच्चे कुछ चार्ज दिया, ठीक है, चार्ज दिया, तो कंडक्टर पे आप कुछ भी चार्ज कितना भी उसके अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड करा दो, कुछ देर बाद उसके सारे के सारे चार्ज उसके सरफेस पर बच्चे चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कंडक्टर में उसके जो चार्जेस होते हैं हमेशा सरफेस पर चले जाते हैं। तो कंडक्टर एक तरीके से जैसे हॉलो स्फीयर वाला था वैसे ट्रीट करता है। याद आया? हॉलो स्फीयर के लिए हमने अलग से पढ़ा था पोटेंशियल, और सॉलिड के लिए अलग से पढ़ा था। तो कंडक्टर कहीं पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सर कंडक्टर सॉलिड भी तो हो सकता है। बच्चे बिल्कुल सॉलिड हो सकता है, लेकिन चार्ज के सेंस में अगर बात की जाए तो चार्ज कंडक्टर को आप कितना भी दो उसके सारे चार्जेस सरफेस पर चले जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो ये वाला कंडक्टर का आप ये पॉइंट याद रखो, कंडक्टर को आप हमेशा कितना भी चार्ज दो सरफेस चला जाता है। तो कंडक्टर की जो फॉर्मूले होते हैं वो हॉलो स्फीयर से हमेशा मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंडक्टर है, इसके डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल हमें बताना है। हमें एक चीज़ पता है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, हमेशा जीरो होती है, ठीक है। ई का वैल्यू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ये भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी बाई डी आर। तो इनसाइड अगर जीरो है, इज इक्वल टू इनसाइड जीरो है, तो ई की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी आर होती है। तो ये इसको आप लिख सकते हो ई को माइनस डी डी आर ऑफ वी इनसाइड। तो अगर कोई चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या है, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो हो सकता है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि अगर वी इनसाइड कांस्टेंट है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड जीरो होती है, जो कि होती है, तो इनसाइड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कंडक्टर के इनसाइड जो पोटेंशियल होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर लो, यहाँ पर सरफेस पर भी ले लो, क्योंकि हमने पढ़ा था सरफेस पर होता था अगर एक ऐसा हो, याद हो, सरफेस पर भी के क्यू बाई आर होता था और इनसाइड भी कहीं पर भी के क्यू बाई आर ही होता था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब हमने फार्मूला पढ़ा था हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल का, सरफेस पर के क्यू बाई आर होता था, इनसाइड भी हमेशा के क्यू बाई आर होता था, बाहर किसी पॉइंट के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर होता था, लेकिन सरफेस हो चाहे इनसाइड हो हमेशा के क्यू बाई आर होता था। उसका यहाँ पर चाहे आपने प्रूफ भी देख लिया, ठीक है, क्यों बराबर होता है हमेशा। तो इसी वजह से बच्चे हमेशा बराबर होता है कांस्टेंट, चाहे आप यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी देख लो, इन कंडक्टर हर जगह बच्चे पोटेंशियल सेम होगा, चाहे वो सरफेस हो चाहे इनसाइड। बाहर की बात छोड़ दो, लेकिन सरफेस और इनसाइड हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखना, ध्यान रखना। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि भी इनसाइड कांस्टेंट है, यानी हर जगह कांस्टेंट होगा इंक्लूडिंग सरफेस। तो ये आप पहले इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों आगे चलते हैं। देखो पोटेंशियल एट ए पूछा है, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर। ये इसमें कोई भी न्यूट्रल मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। इसके बाहर यहाँ से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यों रखा गया, तो आपसे पोटेंशियल एट ए पूछा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बारीकी से देखो इसमें होगा क्या।
हमें पता है कि दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, बट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो चार्जेस होते ही हैं। तो बाहर अगर आप एक चार्ज क्यू रखोगे तो जो इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं कंडक्टर के वो फ्री टू मूव होते हैं, तो वो यहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और जो नेगेटिव है वो यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब पोटेंशियल एट ए बताइए मुझे कितना होगा। सोचो थोड़ा देर, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास करें, फिर मैं बता ही रहा हूँ। देखो एक्चुअली पोटेंशियल एट ए हमें बताना है, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, चाहे यहाँ देख लूँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। सेंटर पे कैलकुलेट करने का ये फ़ायदा होता है, जैसे आप मान लो डायरेक्ट यहाँ ए पर कैलकुलेट करना चाहे, ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए इसकी वजह से डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे कि पोटेंशियल एट ए विल बी पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं इनकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा ना, तो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो डायरेक्ट यहाँ से इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, वो बोल देंगे सर के क्यू, ये टू, ये आर है, ये 2r है, तो के क्यू बाई 5r स्क्वायर, ठीक है, यही बोलते हैं प्लस इंड्यूस्ड। लेकिन क्या इंड्यूस्ड का आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कि इस चार्ज की कितनी डिस्टेंस होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, ये सब चीज़ें नहीं पता। तो जब ये नहीं पता, एक तो ये मतलब एक तरीका हो गया कैलकुलेट करने का कि ए पर हमने देखा यहाँ चार्ज इंड्यूस हुए, एक तो इसकी वजह से देख लिया और इंड्यूस चार्जेस की वजह से देख लिया, लेकिन इंड्यूस चार्जेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो दिमाग ये है कि हमें पता है दिस इज कंडक्टर, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ, उतना ही हर जगह होगा। यानी हमें एक चीज़ पता है, पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ। तो ओ पर कैलकुलेट करते हैं, ये देखो ओ पर पोटेंशियल एक तो चार्ज के कारण होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, दिस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। अब एक चीज आप बहुत ही प्यारी सी देख सकते हो, वो ये चीज है, इंड्यूस्ड चार्ज बच्चे जितने ये होते हैं ना प्लस क्यू, उतने ही माइनस क्यू होते हैं, मतलब क्योंकि न्यूट्रल है टोटल, जितने प्लस उतने ही माइनस। और सबकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो आर ही है, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, इस पॉइंट से सबकी डिस्टेंस इक्वल है, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो। तो चूंकि हमें पता है टोटल इंड्यूस्ड चार्ज की अगर बात करें तो टोटल जो क्यू चार्जेस हैं, जो प्लस क्यू हैं, उनकी इस पॉइंट से डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, और उसी तरीके से जो निगेटिव है उनका भी पॉइंट ओ से डिस्टेंस आर है, तो ये दोनों जीरो हो गए। अब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू देख लेते हैं, ये चार्ज इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस है, 2r डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस चार्ज की, r प्लस r, 2r। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी 2r, और वही जितना ओ पर है उतना ही ए पर होगा, तो पोटेंशियल एट ए विल बी के क्यू बाई 2r, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब इसी में कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो ए पर देख लिए, ठीक है, ए पर पोटेंशियल कितना था, हमने जो अभी पहले मेथड देखा था, ए पर के क्यू ड्यू टू पोटेंशियल एट ए विल बी पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। तो यहाँ से आप एक चीज़ इस तरीके से तो ए पर निकाल लिए। अब इंड्यूस्ड का पूछे तो इंड्यूस्ड का अब इजली आप निकाल सकते हो, कैसे, वी ए माइनस वी क्यू करके, ठीक है। वी ए का हमने निकाल लिया इस तरीके से, और वी क्यू इसी पॉइंट पर देख रहे हैं पोटेंशियल एट ए, इस पर कैसे करोगे, पोटेंशियल एट ए हमें पता है, पोटेंशियल एट क्यू इसकी वजह से इंड्यूस्ड वहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इस तरीके से बच्चे हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हमने देखा पोटेंशियल एट ए और कैसे निकाले, एक तो ये तरीका हुआ, इस तरीके से हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहेंगे, चूँकि हमें ये नहीं पता तो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जब ये पता चल गया इस वाले मेथड से कि मतलब जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, तो इस मेथड से जब ये पता चल गया तो इस मेथड से बच्चे हम इंड्यूस चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मतलब आप स्किप कर सकते हो अगर चाहो, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जिनको समझ में आ गया कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल हमें निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से सुन ले, पोटेंशियल एट ए हमें निकालना था, हमने देखा कि ए पर इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा, चूँकि इनकी डिस्टेंस फिक्स नहीं थी, कुछ इंड्यूस्ड यहाँ होंगे, इससे अलग अलग डिस्टेंस थी,
तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हमने दिमाग लगाया कि जितना यहाँ होगा सर उतना ही यहाँ होगा, तो यहाँ पर निकाला ओ पर चूँकि इंड्यूस चार्ज की सारे इंड्यूस चार्जेस की डिस्टेंस ओ से सेम है इसलिए उनके कारण 0 हो गया, और क्यू के कारण इस चार्ज यहाँ इस पॉइंट पर विल बी KQ/2R, तो वही आपका पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये बच्चे प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो एक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर है सारे के सारे, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। इसको चार्ज Q1 दिया इनिशियली, रेडियस R1, ठीक है, इसका चार्ज Q2 है, रेडियस R2 है। इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया, कंडक्टिंग वायर से। तो वायर से जब आप कनेक्ट करोगे बच्चे तो चार्ज इसका यहाँ पर फ्लो करेगा, इसका यहाँ, आपस में चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं बिकॉज दिस इज कंडक्टिंग वायर। तो इनिशियल बोला है अगर हम इसको चार्ज Q1 दे दें, इसको Q2 दे दें, तो चूँकि ऑब्वियस है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन दोनों में, और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेडियस, मतलब इसके कारण यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं आएगा और इसके कारण यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसमें बच्चे ये D ऐसी डिस्टेंस है कि इसके कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, लेकिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है तो इससे चार्ज इस पर फ्लो कर सकता है, इस पर फ्लो कर सकता है। और चार्ज फ्लो का रीजन समझें, चार्ज विल फ्लो थ्रू कंडक्टिंग वायर टिल पोटेंशियल एट A एंड B विल बी इक्वल। ये चार्ज बच्चे यहाँ से यहाँ तक या चाहे यहाँ से यहाँ हो या यहाँ से यहाँ हो तभी तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों पर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल होगा वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और करंट का फ्लो 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होता है डेल्टा V/R। तो तब तक आपका चार्ज फ्लो करेगा या फिर करंट फ्लो करेगा जब तक कि यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज तभी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिखता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हुआ, डेल्टा V 0 हुआ और आपका डेल्टा V/R से I विल बी 0, करंट 0 ही, मतलब अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, इनिशियल तो इतना था। फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल पर हमें पता है पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B मस्ट बी इक्वल। तो पोटेंशियल एट A कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट A देखो, A पर इसके कारण तो पोटेंशियल आएगा नहीं क्योंकि बहुत दूर है, इसके कारण आएगा, तो आप लिख सकते हैं KQ1/R1। और दूसरा वाला यहाँ B पर, इसके कारण क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला इससे भी बहुत दूर है तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसके खुद के कारण सरफेस पर कितना होता है KQ2/R2। ये हो गया। एक चीज और हमें पता है, एक मिनट, ठीक, ये तो बच्चे इनिशियल है, ठीक है, ये तो इनिशियल है। हमें मतलब है कि क्या हुआ कि इनिशियल तो इतना इतना था, लेकिन हम तब की बात कर रहे हैं जब तक ये चार्ज फ्लो किया और कुछ टाइम बाद इस पर जो चार्ज है वो Q2 हो गया और इस पर जो चार्ज था वो Q1 हो गया। हम मान रहे हैं कि कुछ टाइम बाद चार्ज आपस में, इनिशियल तो कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 था, चार्ज फ्लो किया होगा और जब फाइनली इक्विलिब्रियम में आया होगा तो उस टाइम पर इस पर चार्ज Q1 हो गया होगा, इस पर चार्ज Q2 हो गया होगा और उसी टाइम पर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया होगा। अब और चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो चुका होगा, तो उस टाइम पर जो चार्ज होगा Q1 और Q2 होगा। ठीक है, तो इक्वल के लिए तो भैया मतलब इक्वल ऐसे थोड़ी होगा कि इनिशियली इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल तब होगा जब आपस में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ होगा चार्ज का। तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर मैंने माना इस पर किसी टाइम पर Q1 हुआ और Q2 हो गया और उस टाइम पर चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो गया होगा। तो A पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1/R1 विल बी KQ2/R2। एक तो ये आ गया हमारे पास, Q1 विल बी Q2/R1/R2। एक चीज़ और, क्या, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज इनिशियल टोटल चार्ज कितना था Q1 + Q2, बाद में भी भैया उतना ही रहेगा। ठीक है, तो Q1 + Q2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, Q2 की जगह या Q1 की जगह पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो। Q1 की जगह आप पुट कर सकते हो Q2/R1/R2, कॉमन ले लिया तो +1। ठीक है, ये आई होप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से Q2 कितना हो गया, Q2 हो गया टोटल चार्ज R2/R1 + R2 इंटू Q1
प्लस Q2, ठीक है। इस तरीके से बच्चे हम देख लेंगे। अब इसी तरीके से Q1 भी आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। खुद से Q1 को कैलकुलेट कर लीजिएगा। Q1 क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा बच्चे आपका, यहीं से देख लो, Q1 हो जाएगा आपका Q2 इंटू R1/R2। तो Q2 की वैल्यू रखोगे वहाँ से, तो Q2 की वैल्यू है R2/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 इंटू R1/R2। तो इससे ये कट जाएगा और ये आपके पास बचेगा R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। नोट करें, फिर हम आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बच्चे, इस पे दिया है एक स्फीयर था, ठीक है, प्लस 4Q, इसका रेडियस 2R था। अंदर वाला स्फीयर के पास चार्ज प्लस 2Q था और उसकी रेडियस R थी। इफ स्विच S इज क्लोज्ड, इन दोनों में पहले कोई कनेक्शन नहीं था, फिर अचानक से बोला इफ स्विच S इज क्लोज्ड देन फाइंड द चार्ज ऑन बोथ स्फीयर। ये जो दिखाया ना, ये इनिशियल है। फिर क्या किया, फिर इन्होंने स्विच को क्लोज कर दिया। अब बोल रहा है क्लोज करने के बाद दोनों पर चार्जेस कितना होगा। हमें नहीं पता कितना चार्जेस होगा, हमने इस पर चार्ज x मान लिया, ठीक है। मान लिया कि अंदर वाले पे चार्ज x होगा क्लोज करने के बाद, और बाहर वाले पे कितना हो जाएगा। हमें चार्ज कंजर्वेशन से पता है कि टोटल चार्ज कितना है, 4 ये प्लस 2 ये, 6x मतलब 6Q टोटल चार्ज है। इस पे अगर x आया तो बाहर वाले पर 6Q माइनस x हो जाएगा बाय चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। ये आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और हमें एक चीज़ पता है कि चूंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड हो गए, ये पॉइंट कनेक्टेड हो गए, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर तब तक चार्ज आपस में फ्लो करेगा जब तक यहाँ का और इस पॉइंट को B मान लो, दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। हमने माना कि स्विच S को क्लोज किया, चार्ज आपस में ट्रांसफर हुए, और आफ्टर ट्रांसफर यहाँ पर x बचा और यहाँ पर टोटल में से x घटा दो, 6Q माइनस x बचा होगा, ठीक है। और उस टाइम के बाद अब चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो गया होगा। अब पॉइंट A पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो। मतलब कैसे करेंगे, देखो A पॉइंट पर इस वाले के कारण, A पॉइंट पर इस अंदर वाले के कारण, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। इस पॉइंट A पर अंदर वाले के कारण कितना आ जाएगा, KX/R, प्लस यही पॉइंट बाहर वाले स्फीयर के भी अंदर लाई कर रहा है, और अंदर पर किसी भी स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है जितना उसके सरफेस पर हो। तो ये पॉइंट A इस बाहर वाले के भी अंदर लाई कर रहा है। ये इस तरीके के हमने बच्चे बहुत एग्जांपल किए थे शुरू में, अगर आपको याद हो। पॉइंट A पर 2 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 6Q माइनस x डिवाइडेड बाई जितना इसके किसी भी स्फीयर, कोई भी अगर जैसा स्फीयर हो, हॉलो हो, और चूंकि ये हॉलो की तरह ही काम करते हैं जो कंडक्टर होते हैं, तो जितना बच्चे, जैसे इसका चार्ज अगर Q है, रेडियस R है, तो यहाँ पर KQ/R हो जाएगा। तो अंदर कहीं पर भी KQ/R ही होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पर जितना होगा उतना ही उसके अंदर होगा किसी भी पॉइंट पर, उसके कारण। तो इस वाले के कारण, सेकंड वाले के कारण सरफेस पर उसके कितना है, KQ/2R होगा, तो उतना ही अंदर भी होगा, ठीक है। इज इक्वल टू B पर देखो किसके कारण, पहले के कारण और दूसरे के कारण। तो B पॉइंट पर पहले के कारण कितना हो जाएगा, देखो B पॉइंट इस वाले के बाहर लाई कर रहा है, इस पर चार्ज कितना है, x है, तो KX/2R बाहर पर ये हो गया। ये वाला पॉइंट दूसरे, इसी पॉइंट पर B पर दूसरे वाले के कारण देखो, तो B पॉइंट दूसरे पर लाई कर रहा है, मतलब यहीं पर है, तो इस वाले के कारण इस पॉइंट पर हो जाएगा K टोटल चार्ज जो कि 6Q माइनस x है बाई 2R। इससे ये कट गया और ये हो जाएगा बच्चे KX/R माइनस KX/2R 0, ठीक है। यानी KX/2R विल बी 0। ये 0 कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 हो। यानी स्विच को क्लोज करते ही यहाँ पर चार्ज 0 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 6Q माइनस 0 यानी 6Q। देखो यार, यहाँ पर एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा कंक्लूजन है। याद रखो कि जब भी इस तरीके से कंडक्टर हो, जब भी इस तरीके से कंडक्टर वगैरह अटैच किए जाते हैं अंदर या बाहर, सारा का सारा चार्ज बाहर वाली सरफेस पर भाग जाता है, ठीक है। अंदर कुछ नहीं बचता। कंडक्टर का मतलब है कुछ भी आप इसको ऐसा दो, कुछ भी ऐसा दे दो,
ये इसका चार्ज हमेशा इसके सरफेस पर भाग जाता है। वही सेम केस इसमें भी होता है, कुछ भी चार्ज हो अंदर बाहर, जब भी कनेक्ट करोगे आपस में सारा का सारा चार्ज बाहर भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रूफ भी किया कि देखो अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर पहले 2 क्यू था ना, लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज किया सारा का सारा चार्ज बाहर भाग गया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कंडक्टर वाले में हमेशा चार्ज पूरा का पूरा बाहर चला जाता है। अब बच्चे स्विच ए स्विच क्लोज देन द फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन बोथ स्फीयर फाइंड आउट करना है। वही सेम चीज़ हमने क्या किया, हमने इसको क्लोज किया। जैसे ही क्लोज किया हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है, ये अर्थिंग वाला प्रॉब्लम है तो ध्यान से सुनना। हमें क्या पता है, हमने माना कि इसको क्लोज किया होगा तो इस पर चार्ज आ गया होगा x, चार्ज आ गया होगा x। इनिशियल तो -q था, लेकिन हमने क्लोज किया तो इस पर x आ गया। बाहर 3q है, बाहर वाले पे 3q है। बाहर वाले क्या बच्चे किसी से कनेक्टेड है, बाहर वाला किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर उसका जो चार्ज है उसी पर रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। और बाहर वाला एक तरीके से आइसोलेटेड बॉडी है, बाहर वाला +3q के साथ है और वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो स्विच क्लोज करने के बाद भी बाहर वाले पर तो 3q ही रहेगा ना, क्योंकि कहीं पर ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, आइसोलेटेड है। अब हमें पता है कि जैसे स्विच क्लोज करेंगे अर्थिंग हो जाएगा, और अर्थ का पोटेंशियल बच्चे हम 0 लेते हैं हमेशा, याद रखना। तो अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल पॉइंट ए मान लो, तो पॉइंट ए का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फिर से सुनो, हमने क्या किया, हमने इसको स्विच को क्लोज किया और हमें पता है स्विच को क्लोज करते ही चार्ज वगैरह आपस में फ्लो होंगे, तब तक फ्लो होंगे जब तक कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, चार्ज वगैरह कब तक आपस में फ्लो करते हैं, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हमने माना क्लोज किया, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो जब तक यहाँ का पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करेगा। तो फिर जब पोटेंशियल जब यहाँ पर अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल जब 0 हो जाएगा तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, और उसी कंडीशन में हमें चार्ज वगैरह इस पर कैलकुलेट करना है। हमने क्लोज किया, यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया तो ए पर पोटेंशियल हमें पता है 0 हो जाएगा आफ्टर अर्थिंग। तो ए पर पोटेंशियल एक तो इसके खुद के कारण और एक बाहर वाले के कारण, तो ए पर पोटेंशियल जो होगा V1 + V2। ए पहले के कारण चूंकि इस पर चार्ज कितना है kx आ गया है और इसकी रेडियस है r, प्लस बाहर वाला कितना है बच्चे, बाहर वाले के कारण इस पर जो होगा दैट विल k × 3q / 2r। ठीक है, एक्चुअली जैसे कोई भी स्फीयर हो हॉलो, चूंकि ये हॉलो की तरह एक्ट करता है कंडक्टर, तो उसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है ना बच्चे, उतना ही उसके अंदर भी होता है। तो हमें इस पॉइंट पर बाहर वाले के कारण कैलकुलेट करना है, हजारों बार ये बता चुका हूँ। ठीक है, देखो बाहर वाले के कारण हमें इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बाहर वाले के सरफेस पर कितना होता है, k 3q / 2r, जितना सरफेस पर उतना है उसके कारण अंदर भी होगा। तो ये पॉइंट ए बाहर वाला जो 2 है उसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए इस स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, तो अंदर इसके कारण कितना हो जाएगा, kq / 2r, सिंपल। ठीक है, और पोटेंशियल एट ए हमें पता है 0 होना चाहिए, तो इट विल kx / r - 3kq / 2r, k/r कटा और x की वैल्यू हो गई -3q / 2, यानी आफ्टर क्लोजिंग स्विच इस पर तो 3q ही रहेगा और यहाँ -3q / 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जनरली एग्जाम में। एक ऐसा प्लेट दे देगा, बोला इनिशियल चार्ज इस पे q और 2q है, बोला फाइंड द चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ प्लेट इन फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में इस पर चार्ज +q, इस पर 2q। ये देखो स्वतंत्र है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे को चार्ज तो देगा ही नहीं। तो फाइनल कंडीशन में चार्ज पूछा है, तो फाइनल कंडीशन में ईच साइड ऑफ प्लेट मतलब यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ और यहाँ कितना आएगा चार्ज। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सुन लो। मान लो यहाँ पर x आया होगा, तो अगर x यहाँ आया तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा उसी का जस्ट अपोजिट -x। इस पर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 2q होना चाहिए, इस पर 2q होना चाहिए क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। तो अगर -x यहाँ आ गया है तो इस पर बचेगा 2q - -x। इस पर टोटल चार्ज q होना चाहिए, अगर x यहाँ आ गया तो बचा कितना, q - x। यहाँ -x आया तो 2q माइनस जितना यहाँ गया उतना सब्सट्रैक्ट कर दिया। और जो बाहर वाला होता है ना बच्चे, उसको इक्वेट कर दें। बाहर इस पे कितना है, q - x, और यहाँ पर कितना है 2q + x हो जाएगा।
यही मेथड है, यही ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। तो ये बच्चे इस साइड अगर आएगा तो माइनस क्यू और एक्स की वैल्यू आ गई -q/2, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लोगे तो आपको फाइनल चार्ज पता चल जाएगा। यहाँ पर -q/2, यहाँ +q/2, इस तरीके से सारे चार्जेस पता चल जाएंगे, किस साइड प्लेट के सारे साइड पर चार्ज पता चल जाएगा। इसमें भी यही सेम क्वेश्चन, इसमें कैसे करोगे, सेम प्रोसीजर है, बस क्या करना है, शुरुआत करो यहाँ से। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर -x आ गया, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज कितना है, 2q है, तो अगर -x यहाँ आ गया तो 2q -(-x) इस पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 2q + x। तो अगर यहाँ पर 2q + x है तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा -2q + x करके, ठीक है। अब टोटल चार्ज इसका 4q है, टोटल चार्ज 4q है, तो अगर 4q है तो अगर इतना चार्ज -(2q + x) यहाँ चला गया तो इस साइड कितना बचेगा, 4q -(2q + x), तो ये हो जाएगा बच्चे 6q + x, ठीक है। यहाँ पर इसके साइड कितना बचेगा, -q है कुल x, अगर यहाँ चला आया तो बचा -q - x। बाहर वाला जो भी हो उसको इक्वेट कर दिया करें, तो -q - x यहाँ है, यहाँ पर है 6q + x, ठीक है। ये चला आएगा बच्चे इस साइड, ये हो जाएगा 2x, और ये उस साइड चला जाएगा -7q, तो ये बचा आपका x = -7q/2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट डाउन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज σ²/2ε0। याद रखना, सिग्मा इज द एरियल चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया, सेम ही चीज़ है दोनों। अब इसमें देखो एक्चुअली होता क्या, जैसे ये चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इसको ऐसा रिपेल कर रहा होगा आपस में, ठीक है। जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पार्ट को ऐसा रिपेल कर रहे होंगे, तो उस रिपल्सन के कारण उनमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा है, ठीक है, ये पार्ट इतना जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ रिपेल करेगा। अब लेकिन चूंकि बंधे हुए हैं तो मतलब भाग तो जाएंगे नहीं, तो वो जो फोर्स लग रहा है और डिवाइडेड बाय एरिया वही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज σ²/2ε0, और फोर्स होता है σ²/2ε0 इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। याद रखना, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया होता है। एक क्वेश्चन है, एक चार्ज है, ठीक है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। बोला कि अगर इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ से मेजरमेंट वगैरह दे दी है, ये सेंटर है, यहाँ से इससे सेंटर 4/2 डिस्टेंस पर दो पार्ट में डिवाइड करें, तो बोला है फोर्स ऑन राइट पार्ट ड्यू टू लेफ्ट पार्ट। तो राइट पार्ट पर हमें फोर्स पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। राइट पार्ट का एफबीटी थोड़ा बनाओ, ये राइट पार्ट का मैंने एफबीटी यहाँ पर बनाया, ये सेंटर ओ है, ठीक है। तो राइट पार्ट भैया कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये चीज़ें इसको रिपेल कर रही होंगी ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वाला ऐसे पुश कर रहा होगा, ठीक है। तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया करना होता है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, r होगी, ये है r/2, ये है r, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है ऐसे, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स जो होता है प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया होगा। तो राइट पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, हमें दिखा कि इसकी जो रेडियस है बच्चे, ये जो छोटा सा काटा गया है, इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो अगर इस पर कुछ चीज़ आप फॉल करोगे तो जो बनेगा इसका प्रोजेक्शन वो एक स्मॉल r रेडियस का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना लोगे, इसका ऑब्वियस है πr² लोगे, मतलब π(r²), ठीक है। अगर ये प्रोजेक्टेड एरिया किसी को ना समझ में आया हो तो यार आप एक बार प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि कोई भी चीज़ हो उस पर लाइट गिराई जाती है। जैसे ये पेन है, इस पर लाइट गिराऊंगा मैं तो रेक्टेंगल बनेगा, तो इस वैसे इस पर लाइट गिराओगे तो एक क्या बनेगा, सर्कल, ठीक है। और प्रेशर होता है ये σ²/2ε0। अब r की वैल्यू हमें नहीं पता, तो r की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना, r² + r²/4 इज योर r², ठीक है, ट्राइंगल से, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल से ये चीज़ हम लिख सकते हैं, तो r² की वैल्यू हो जाएगी 3/4 r²। वैल्यू पुट कर लो, σ²/2ε0
इंटू पाई इंटू 3r²/4। दिस विल बी फोर्स ऑन राइट हाफ ड्यू टू लेफ्ट हाफ। ठीक, तो इस तरीके से प्यारा सा क्वेश्चन था। आइए बच्चों देखते हैं थोड़े से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। इसमें पूछा था चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ क्यूब, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्रू द शेडेड रीजन। शेडेड एरिया के थ्रू पूछा है। ठीक है, दिख रहा है शेडेड एरिया ये है। अब मैं ध्यान से अगर देखूं तो मुझे पता है चार्ज सर यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा क्यूब के थ्रू आप सबको पता है दैट विल बी q बाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि इसका 1/8 पार्ट होता है तो ये कर देते हो टोटल फ्लक्स। ये हमने सीखा था 8th पार्ट। लेकिन इसने पूछा कहाँ से? इसने पूछा है बच्चे शेडेड रीजन के थ्रू। तो चूंकि देखो चार्ज अगर यहाँ रखा है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ऐसे पास हो जाएगी, तो जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ये वाला, इस वाले फेस के थ्रू तो जीरो फ्लक्स गया। इसके भी पैरेलल पास हो जाएगी, ये जो साइड वाला है इसके पैरेलल भी पास हो जाएगी, साथ ही साथ ये जो पीछे वाला है उसके पैरेलल भी पास हो जाएगी। तो इन तीनों फेसेस, एक ये वाला और एक जो नीचे वाला है और एक जो रियर वाला है, उन तीनों के थ्रू जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ऐसे पास हो जाएंगी। इमेजिन करना, थोड़ा सा रख के देखना गुटका और चार्ज कैसे ऐसे पास हो जाएगा, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल। तो इसलिए इनके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं पास होता, बचती हैं हमारी केवल 3 फेसेस। तो जो 3 फेसेस बचती हैं उनमें हर फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो हो जाता है Q टोटल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्योंकि 3 ही फेस बची और टोटल अगर इतना है तो 6 फेसेस में बटसा टोटल फ्लक्स, लेकिन 3 फेसेस के थ्रू 0 हो गया। तो जो 3 फेसेस बची उनके थ्रू फाई नॉट अगर मानो तो टोटल को डिवाइडेड बाई 3 कर दो, उनके थ्रू जाएगा, एंड इट विल बी Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये किसी एक फेस के थ्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शेडेड रीजन के थ्रू पूछा है। तो देखो इसके थ्रू तो हमें पता है, इसके थ्रू टोटल कितना होगा, इसके थ्रू टोटल आपको पता है, टोटल फाई नॉट हम मानते हैं, तो इसके थ्रू फाई नॉट बाई टोटल, इसके थ्रू अगर पूरा सरफेस की बात करते तो फाई नॉट होता, लेकिन केवल शेडेड की बात किया है तो शेडेड के थ्रू फाई नॉट बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही इस सरफेस की अगर टोटल की हम बात करते तो टोटल तो फाई नॉट होता टोटल, लेकिन इसमें केवल आधे की बात किया तो आधे के थ्रू केवल फाई नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो क्यों ये जो पूछना चाह रहा है फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा फाई नॉट बाई 2 यहाँ प्लस फाई नॉट बाई 2 यहाँ, टोटल फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू हमें पता है बच्चे Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर समाप्त होता है। अब आप जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करिएगा, और आप पाएंगे अगर आपने अच्छे से लेक्चर को देखा होगा और फार्मूले वगैरह रिवाइज किए होंगे तो आप पाएंगे आपसे 80 to 85, 100 तो नहीं ऑब्वियस है, 85 to 90% क्वेश्चन ईजिली हो पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। और DPP वगैरह सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट है तो पूछने में हिचकिचाया मत करिए। लेकिन एक बात पक्के से है कि बच्चे देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग कि अब छूट गया मेरा मीन्स, अब क्या होगा मेरे साथ, मतलब अब तो 20 दिन बचे हैं या 25 दिन बचे हैं, अब तो 2 महीने ही बचे। ये सब ओवर थिंकिंग बच्चे हमेशा हम क्या करते हैं लाइफ में कि कुछ टाइम हम वेस्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सबसे होता है। उसके बाद फिर कुछ टाइम उससे भी ज़्यादा टाइम उसके ऊपर पछताने में मतलब व्यर्थ करते हैं। ठीक है, जैसे कि होता है नहीं कि 1 घंटा, जैसे मान लो कि किसी ने डिसाइड किया कि वो 7 बजे से पढ़ेगा और देखा 7 बज गए, अरे मेरी दूसरी घड़ी में तो 7:01 हो गए, अब जाने दो 1 मिनट लेट हो गया, अब 8 बजे से पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रेटजी मत फॉलो करिए। ठीक है, ध्यान मन ला के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।